हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 67। वर्कशीट नंबर 67 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 19 दिसंबर 2020 का। तो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पुनरावृत्ति संख्या 2, इसमें हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये प्रश्न उत्तर 3 से 5 अंकों के हैं। पहला प्रश्न हमारा है, समाजवादी विचार क्या थे। तो बच्चे, समाजवादी विचार क्या थे? वे निजी संपत्ति के विरोधी थे। जो समाजवादी विचारधारा के थे वे कैसे थे? निजी संपत्ति के विरोधी थे, क्योंकि वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति स्वामित्व और वितरण समाज के अधीन होता है। समाज का प्रत्येक कार्य समाज के नियंत्रण में रहता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध में 2 भिन्न समूहों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो कौन कौन से देश शामिल थे? देखिए, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के अंतर्गत शामिल था आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ये किसके अंतर्गत था? तो ये आपके धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था। उसके बाद दूसरा आपका हो गया मित्र राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन शामिल था वो देखिए। तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आपका शामिल था इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 खेमों में बंट गई। धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थी। तीसरा मित्र राष्ट्र, इसमें इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस है। तीसरा प्रश्न हमारा है, उदारवादी कौन थे। उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार रखते थे। तो बच्चों, उदारवादी कौन थे? उदारवादी विचारधारा के लोग धार्मिक समानता तथा नागरिकों के अधिकारों के पक्षधर थे। इसका उत्तर हो जाएगा, उदारवादी एक राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है जो स्वतंत्र और समानता पर जोर देती है। उदारवादी विचारधारा वाले लोग निजी संपत्ति का समर्थन करते थे। चौथा प्रश्न हमारा है, रूसी समाज में मीर कौन थे। अब हमें बताना है कि रूसी समाज में मीर कौन थे। तो देखिए, तो रूसी समाज में मीर जो था वह किसानों का एक स्वशासी संगठन था। किसका था? तो यहाँ पे आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि रूसी समाज में मीर जो थे वह किसानों के स्वशासी संगठन था। देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, मीर रूसी समाज में किसानों का एक स्वशासी संगठन था। इसके अधिकारियों का चुनाव किसानों के द्वारा किया जाता था। इस संगठन द्वारा स्थानीय जंगलों, मत्स्य पालन, शिकार के मैदान और खाली भूमि को नियंत्रित किया जाता था। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो खूनी रविवार की घटना के बारे में पूछा जा रहा है। तो रूस में जार के शासन के दौरान 1905 में एक रविवार के दिन कुछ मजदूरों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने तथा याचिका देने की कोशिश की थी। उस समय क्या हुआ था कि 1000 से अधिक मजदूर गए और सैकड़ों
घायल हो गए थे। इस वजह से उस घटना को कहा जाता है खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 को जार की सेना ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे मजदूरों एवं महिलाओं पर गोलियां चलाई। इसे ही खूनी रविवार का नाम दिया गया। इस घटना में हजारों लोगों की जानें गईं और मजदूर वर्ग आक्रोश में आ गया। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में क्या विचार थे? कार्ल मार्क्स क्या सोचते थे समाजवाद के बारे में? कार्ल मार्क्स जर्मन सामाजिक विचारक थे। वे समाज के सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने तर्क दिया कि उद्योगपति और पूंजीपति जो उत्पादन के कारक हैं, श्रमिकों द्वारा लगाए गए कठिन परिश्रम के कारण मुनाफा कमाते हैं। पूंजीपति मुनाफे को जेब में रखते हैं और इसे श्रमिकों के बीच साझा नहीं करते। इसलिए उनका मानना था कि उत्पादन के संसाधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, उदारवादी स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे परंतु समानता में नहीं। इस विचारधारा को मानने वाले लोग धर्म की समानता में विश्वास रखते थे। उदारवादी लोग एक समान मताधिकार के विरोध में थे और उदारवादी लोगों के अनुसार मताधिकार केवल संपत्तिधारियों के पास होना चाहिए। ये किनका मानना था? तो उदारवादी लोगों का मानना था। प्रश्न हमारा है, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था? वर्णन कीजिए। स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम सन 1929 में रूस में सामूहिक खेत बनाए गए। रूस के सभी किसान इन खेतों पर सामूहिक रूप से खेती करते थे। इन खेतों से प्राप्त लाभ सभी किसानों में बांट दिया जाता था और सामूहिक रूप से विभाजन किए गए इन खेतों को कोलखोज कहा जाता था। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, बोल्शेविक कौन थे और वे मेंशेविकों से किस प्रकार भिन्न थे? तो देखिए बच्चों, बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसके नेता लेनिन थे। बोल्शेविक शब्द का अर्थ होता है बहुसंख्यक। बोल्शेविक समाजवादियों का बहुसंख्यक दल था जबकि मेंशेविक अल्पसंख्यक थे। मेंशेविक क्रमिक परिवर्तन और संसदीय स्वरूप की स्थापना में विश्वास करते थे जबकि बोल्शेविक क्रांति के द्वारा समाज में बदलाव चाहते थे। अगला प्रश्न है, जार शासन के आम लोगों के बीच लोकप्रिय न होने के क्या क्या कारण थे? तो देखिए बच्चों, अनेकों कारण थे। जार शासन के आम लोगों के बीच लोकप्रिय न होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, जार एक निरंकुश शासक था। दूसरा, खाद्यान्न में कमी। तीसरा, राज परिवार का पतन। चौथा, किसानों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति एक महत्वपूर्ण कारण बना और साथ ही खूनी रविवार का प्रभाव। अगला प्रश्न है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, लेनिन की अप्रैल थीसिस, युद्ध समाप्त किया जाए, जमीन किसानों को दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये सभी थे लेनिन के अप्रैल थीसिस। अगला प्रश्न है, 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया। इस कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, 1905 में खूनी रविवार की घटना ने रूसी क्रांति को जन्म दिया जबकि उस क्रांति को दबा दिया गया। जार द्वारा लिए गए फैसलों ने स्थिति को और खराब कर दिया जिसके कारण रूसी क्रांति और ज़्यादा प्रभावित होती चली गई। परिणाम स्वरूप गरीब किसान और मजदूरों ने अपनी संघ का गठन किया
इस प्रकार 1905 की क्रांति 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार बनी। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए? औद्योगिक विकास का इनमें क्या योगदान था? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप एक नए मजदूर वर्ग का उदय हुआ। अधिक मुनाफे के लिए मजदूरों से अधिक कार्य करवाया जाता था तथा वेतन कम दिया जाता था, जिसके कारण इस वर्ग के हालात दयनीय थे। औद्योगिक विकास के कारण समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला। तो ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे विचारकों का प्रभाव, 1904 और 1905 ईस्वी में रूस जापान का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति, निरंकुश राजतंत्र और किसानों की दयनीय दशा। प्रश्न संख्या 15 है, रूसी क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े? तो देखिए बच्चों, रूस में देखा देखी अन्य सरकारों ने भी अपनी प्रजा की रोटी, कपड़ा व मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना मुख्य कर्तव्य समझना शुरू किया। रूस की साम्यवादी सरकार को देखकर संसार के अन्य देशों जैसे चीन और वियतनाम इत्यादि देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनी। रूस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में पूंजीपतियों व मजदूर वर्ग में एक निरंतर संघर्ष सा चल पड़ा। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा? लेनिन बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख था। लेनिन के नेतृत्व में जार पर दबाव बनाकर रूस को प्रथम विश्व युद्ध में अलग किया गया। अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन करते और समाजवाद की स्थापना भी उन्होंने ही की। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन गए? का उत्तर हो जाएगा, रूस में राजतंत्र का अंत हो गया, रूस में समाजवाद की स्थापना हो गई, किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार हुआ, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। गृह युद्ध के कारण 1917 के बाद कई समूहों ने लेनिन के बोल्शेविकों का विरोध किया था। इन समूहों में राजशाहीवादी, उग्रवादी और कुछ देशी राष्ट्र शामिल थे। इसी के परिणाम स्वरूप गृह युद्ध शुरू होता है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? देखिए बच्चों, बोल्शेविकों द्वारा किया गया परिवर्तन था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। अगला प्रश्न है, रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बीच तुलना कीजिए। तो यहाँ देखिए, 1917 में रूसी क्रांति दो चरणों फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति में हुई। फरवरी क्रांति से जहां रूस में जार के शासन का अंत हुआ, वहीं फरवरी क्रांति में अस्थायी सरकार का गठन किया गया और बोल्शेविकों के नेतृत्व में अक्टूबर क्रांति से दुनिया में पहले मार्क्सवादी राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? विस्तार पूर्वक लिखिए। यहाँ देखिए इसका उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में एक गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस थे, जबकि दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय रूस अपने गुट का साथ देने के लिए युद्ध में शामिल हो गया, लेकिन रूस के पास धन, सैन्य शक्ति और अस्त्र शस्त्रों का अभाव था।
ऐसे में रूसी सरकार ने किसानों को बलपूर्वक सेना में शामिल करके बड़ी संख्या में युद्ध के मैदान में भेज दिया। एक अनुमान के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में 17 लाख सैनिक मारे गए, 5 लाख के लगभग घायल हुए और 20 लाख बंदी बनाए गए। ऐसी विषम परिस्थिति में युद्ध से पीड़ित सैनिकों के परिवारों तथा पड़ोसियों में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनपने लगी। ये जनभावनाएं आगे चलकर रूसी क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। आज का ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। आपके द्वारा भेजा गया कमेंट हमें मोटिवेट करता है इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।